हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका उत्तर है अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। इसके बारे में देखते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 भारतीय मुसलमानों की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न दूसरा, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। इसका उत्तर है 1909 का मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के तहत। अब इसके बारे में देखते हैं नोट में। 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों और मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी। अगला प्रश्न तीसरा, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चौथा प्रश्न, पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका उत्तर है लाहौर से। इसके बारे में देखते हैं। लाहौर प्रस्ताव को बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में जाना गया। मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। तो पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित हुआ था दोस्तों? 23 मार्च 1940 ईस्वी को। अगला प्रश्न पांचवा, किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? इसका उत्तर है लाहौर 1929 ईस्वी। इसके बारे में देखते हैं। लाहौर 1929 अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसके बारे में देखते हैं। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपना राज्य बनाने के लिए संघर्ष करने की प्रतिज्ञा की। अगला प्रश्न छठवां, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? इसका सही उत्तर है रॉलेट एक्ट अधिनियम। इसके बारे में देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने तथा 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में बैसाखी के दिन हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7वां। ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। तो दोस्तों हंटर कमीशन की नियुक्ति जलियांवाला बाग त्रासदी के बाद की गई थी। अब इसके बारे में देखते हैं। नोट: हंटर कमीशन 1919 का गठन जलियांवाला बाग में भीषण नरसंहार की जांच करने के लिए किया गया था। पहला 1882 का हंटर एजुकेशन कमीशन था, जिसे लॉर्ड रिपन द्वारा देश में उस समय मौजूद शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण करने और उसमें सुधार के लिए कुछ सुधारों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो हंटर आयोग पहली बार भारत में कब लगा था? 1882 में एजुकेशन के लिए। और 1882 में हंटर आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर ने की थी। तो 1882 में जो हंटर आयोग आया था उसकी अध्यक्षता विलियम हंटर ने किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में पुनः हंटर कमीशन लाया गया था। अगला प्रश्न 8वां। किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है रॉलेट एक्ट को। नोट: रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 ईस्वी को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। द एनार्चिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था। तो रॉलेट एक्ट का जो सरकारी नाम था वो क्या था? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। अगला प्रश्न 9वां। भारत की स्वतंत्रता के समय यूके के प्रधानमंत्री कौन था? इसका उत्तर है क्लीमेंट एटली। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। नोट: ब्रिटिश सरकार यह घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगी। यानी हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय यूके के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली के बारे में देखते हैं। क्लीमेंट एटली एक ब्रिटिश राजनेता और लेबर पार्टी के राजनेता थे। तो क्लीमेंट एटली किस पार्टी के लीडर थे? लेबर पार्टी के, जिन्होंने 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और नेता के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न 10वां। पाकिस्तान के विचार की कल्पना सबसे पहली बार की थी? तो इसका उत्तर है मोहम्मद इकबाल। इनके बारे में देखते हैं। मोहम्मद इकबाल जी के बारे में देखते हैं। मोहम्मद इकबाल मसदूई अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में आयोजित इंडियन मुस्लिम लीग के 21वें सत्र अध्यक्षीय संबोधन में भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इकबाल ने ही उठाया था। इसके बाद उन्होंने जिन्ना को भी मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उनके साथ पाकिस्तान की स्थापना के लिए काम किया।
तो पाकिस्तान शब्द का कल्पना सब पहली बार किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था। अगला प्रश्न 11वां, किसने एक बार टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता है? इसका उत्तर है सर मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न 12वां, मोपिला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी केरल। इसके बारे में देखते हैं। मोपिला विद्रोह केरल के मोपिला किसानों ने 20 अगस्त 1921 में अंग्रेजों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू होकर जिंदा जलाने सैकड़ों नागरिकों को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालाबार की धरती को जमींदारों के रक्त से लाल कर दिया गया था। मोपला नरसंहार मालाबार के एरनद और बल्लुवानद तालुका में खिलाफत आंदोलन के सहयोग में अंग्रेजों के खिलाफ आरंभ हुआ था। इसमें अंग्रेजों के साथ साथ सैकड़ों नागरिकों की निर्मम हत्या की गई, जो अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार था। तो मोपिला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। और कब प्रारंभ हुआ था? 20 अगस्त 1921 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब। नोट कूका आंदोलन के बारे में देखते हैं। कूका विद्रोह सन 1871-72 में पंजाब के कूका लोगों यानी नामधारी सिखों द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था, जो मूलतः अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था। बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। इसके बारे में और देखते हैं। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कूका भी कहलाते हैं। इस पंथ का आरंभ 1840 ईस्वी में हुआ था। इसे प्रारंभ करने का श्रेय सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल को जाता है। कूका विद्रोह कूका लहर के दौरान लगभग 66 नामधारी सिख शहीद हुए थे। अगला प्रश्न 14वां, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ? इसका सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के तुरंत बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अब स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल राज्य में घोषित किया गया था। यह बंगाल राज्य में स्थित है। स्वदेशी के कार्यक्रम के साथ ही बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया था। कहा जाता है कि आंदोलनों में देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना और ब्रिटिश माल को जलाना शामिल था। महान भारतीय सेनानी बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न 15वां, रॉलेट एक्ट को वर्ष में पारित किया गया था? 19 मार्च 1919 में। अगला प्रश्न 16वां, सब्सिडियरी एलायंस की प्रेरणा को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल
शासक कौन था? इसका उत्तर है हैदराबाद का नवाब, यानी हैदराबाद के नवाब ने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। अब इसके बारे में देखते हैं। भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार के लिए सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम थे। निजाम ने सन 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय वायसराय थे और ये कब थे? 1798 से 1805 ईस्वी तक। अब इसके बारे में और देखते हैं। इसके अलावा अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1801 में, मैसूर और तंजौर ने 1799 में, बरार के भोसले ने दिसंबर 1803 में तथा ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 1805 में वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम है? इसका उत्तर है बी, यानी बंगाल विभाजन, कांग्रेस की सूरत विभाजन, लखनऊ संधि। अब इसके बारे में देखते हैं। पहला, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19-20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। दूसरा, सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल नामक दो दलों में बंट गई थी। इसी को सूरत विभाजन भी कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। तीसरा, जो लखनऊ समझौता हुआ था, उसे देखते हैं। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता था। इसे 29 दिसंबर को कांग्रेस के लखनऊ सत्र में और 31 दिसंबर 1916 को लीग द्वारा अपनाया गया था। तो बंगाल विभाजन 1905 में, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में और लखनऊ की जो संधि हुई थी वह 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 18वां। किसने कहा कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को बकवास के ढेर में फेंक देना चाहिए? उत्तर, गांधी जी। साइमन कमीशन 7 वित्तीय सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधार के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य यह था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। साइमन कमीशन नाम इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। और वो भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में।
तो इसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 19वां। किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था? इसका उत्तर है 16 अगस्त 1946 को। इसके बारे में देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में भीषण दंगे शुरू हो गए। इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड भी कहते हैं। अगला प्रश्न 19वां। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे? इसका उत्तर है घनश्याम दास बिरला। तो पूना पैक्ट के बाद जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी उसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। इसके बारे में देखते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुई थी। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ का रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम बिरला तथा सचिव अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर हुए। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सले कैंप दिल्ली में है। इसकी शाखाएं भारत में लगभग सभी राज्यों में हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शंकर कुमार सन्याल हैं। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 30 सितंबर 1932 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शंकर कुमार सन्याल। जो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, बहुत बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने स्वतंत्रता के समय गांधी जी के आंदोलनों में बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21वां। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में कौन भारत में व्यापारिक रूप से स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? यानी सबसे लास्ट में कौन आए थे? इसका सही उत्तर है फ्रेंच। नोट: भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्वाधान में फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में राजा लुई 14 के शासनकाल के दौरान भारत के साथ व्यापार करने के लिए किया गया था। तो भारत में सबसे लास्ट में जो उद्योगपति आए थे वो कौन थे? फ्रेंच थे। अगला प्रश्न 22वां। निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर पैदा की जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? इसका उत्तर है रॉलेट एक्ट। यानी रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग सभा हुई जिसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न 23वां। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक सर्वश्रेष्ठ आयोग था। यानी इसमें जितने भी 7 सांसद थे वो सभी ब्रिटिश सांसद ही थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया। अगला प्रश्न 24वां। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसके बारे में देखते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसको व्हाइट टाउन, भारत के तटीय शहर चेन्नई
जिसे पूर्व में मद्रास कहते थे, में एक किला है। यह 1639 में स्थापित यह भारत का पहला अंग्रेजी किला था। किले में वर्तमान में तमिलनाडु विधानसभा और अन्य आधिकारिक भवन हैं। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला था वह तमिलनाडु में बनाया गया था, यानी चेन्नई में बनाया गया था सन 1639 ईस्वी में। अगला प्रश्न 25वां, भारत के गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? उत्तर 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद, यानी हमारे गणतंत्र लागू होने के तुरंत बाद से। अगला प्रश्न 26वां, अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख इससे जुड़ी हुई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल का विभाजन, भारत का विभाजन। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। नोट दोस्तों, अब दांडी यात्रा के बारे में देखते हैं। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह, यानी दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपचारिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 ईस्वी यानी मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अधिनियम के रूप में चलाया गया था। तो यानी जो दांडी यात्रा था वो कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। अब इसके बारे में और देखते हैं। गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। मार्च 240 मील यानी 390 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला, जिसे उस समय नौसारी कहा जाता है। तो इसमें कितने भरोसेमंद स्वयंसेवक थे? 78 स्वयंसेवक थे। अगला प्रश्न 27वां, भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट वर्ष 1909 ईस्वी में, यानी भारतीय राष्ट्रीय परिषद अधिनियम 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई थी। तो दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, अगला प्रश्न 28वां, भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका उत्तर है 1909 का मिंटो मार्ले सुधार। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। नोट, ब्रिटिश सरकार द्वारा इस सुधारों को
प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य 2 घटनाएं थीं। इसकी पहली अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए तथा दूसरा क्या था, मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि दिया जाए। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष सिफारिश की थी? इसका सही उत्तर है 1835 में। इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। विलियम बेंटिंक, यानी उस समय गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंक, भारत के गवर्नर जनरल, और लॉर्ड मैकाले ने स्मरण पत्र के द्वारा भारत में अंग्रेजी शुरू करने का फैसला किया। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा बनाया गया एक विधायी अधिनियम था। तो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1835 में। उसमें गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न 30वां, किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? इसका उत्तर है बक्सर की लड़ाई 1765। उत्तर, यह युद्ध हेक्टर मुनरो की अगुवाई वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बनारस के राजा बलवंत सिंह और मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई। बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बक्सर की लड़ाई में भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना हुई, जिससे उन्हें बंगाल, बिहार के क्षेत्रों, मुगल सम्राट की ओर से उड़ीसा से राजस्व एकत्र करने की अनुमति मिल गई। अगला प्रश्न 31वां, निम्न में से किसके साथ टिप्पणी है? नो वकील, नो अपील, नो दलील। इसका उत्तर है रॉलेट एक्ट 1919। अगला प्रश्न 32वां, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की। इसका उत्तर है 1940 में। अगला प्रश्न, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर है द मार्ले मिंटो